दोस्तों, एक बार आपको फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य 91 में। हम लोग पढ़ रहे हैं दृष्टि बुक से एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कारण नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। दूसरा कथन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और दोनों सत्य है। चलिए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं हम लोग। डिस्कशन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, अतः दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? इसका आंसर है सी आंसर है इसका। कर रहा है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतु के परिवर्तन का कारण पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है, इसलिए परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटे रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर अयानत। चलिए इसका व्याख्या है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग को गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयानत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अयनात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। करा इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सब कथन पढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दूसरा है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती है। तीसरा है, दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाले ऋतुएं होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। ठीक है, इसको व्याख्या करते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात
कहा जाता है, अतः कथन 1 और 2 सत्य है जबकि 3 असत्य है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कुट में दिया हुआ आंसर इसका पहला पढ़ रहे हैं, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। दूसरा है, पूरी वृत्त पर दिन और रात बराबर होती है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी कथन सत्य है। सभी कथन सत्य है। व्याख्या पढ़ रहे हैं, उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन है, लीप वर्ष यानी आधी वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसी में 366 दिन होते हैं, जिस महीना में फरवरी 29 दिन का होता है। व्याख्या करते हैं हम लोग, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्ष में 24 घंटे अर्थात 1 दिन का अंतर हो जाता है। इसी अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार हर चौथे वर्ष 366 दिन का होता है, इसे लीप वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ गया, अब मानचित्र आ गया है टॉपिक। इसमें पहला क्वेश्चन है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर सी आंसर होगा। चारों को शामिल किया जाता है, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर। कह रहा है भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान और महासागर को शामिल किया जाता है। ठीक है, भौतिक यानी फिजिकल पूछ रहा है, और जो देश राज्य सीमाएं दिए हुए पॉलिटिकल में आता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठारों, मैदान, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है इसको। व्याख्या है, राज्य, नगरों, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देश एवं राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमैटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। सीमेटिक में सड़क, वर्षा, वन, उद्योग को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है। इसका व्याख्या है, कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को सीमैटिक मानचित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, मानचित्र के 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम हैं। इन बीच वाले दिशाओं की मदद से किन्हीं भी स्थान की सही दिशा का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ि प्रतीक किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर है ए। ठीक है, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। व्याख्या करते हैं इसका। चलिए, व्याख्या है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, इसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, ब्रिज, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों या छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कूट में आंसर दिया हुआ है। तो पहला है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा मानचित्र कहते हैं। दूसरा है, एक छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और दोनों सत्य है। व्याख्या करते हैं, रेखा मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, अतः दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक आ गया अब पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जल में आता है, जल आता है, बर्फ आता है और जलवाष्प आता है। व्याख्या है, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जलमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी है। ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। व्याख्या करते हैं। व्याख्या है, पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जलमंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट होगा इसका आंसर बी। व्याख्या है, स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। दूसरा K2 गॉडविन आस्टिंग है जो समुद्र तल से 8611 मीटर ऊंचा है। तीसरा है कंचनजंगा जो समुद्र तल से 8556 मीटर ऊंचा है। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है और भारत के K2 यानी
गॉडविन अस्टिंग होता है। अब और विश्व में सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में 11,033 मीटर भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम में कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका और पांचवा हो जाएगा अंटार्कटिका। चलिए इसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या सेम वही लिख दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूराल पर्वत और यूराल नदी। ठीक है, चलिए व्याख्या करते हैं। व्याख्या है, यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त तीनों गुजरती है? ये हो जाएगा अफ्रीका महादेश। ठीक है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुववृत्त गुजरती है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। व्याख्या है, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 ईस्वी में नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिस कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई थी। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म है, याद रखिएगा। एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किन देश में मिलते हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर पनामा। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो पनामा में। ठीक है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है तथा यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 गो कुट दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य है। ठीक है, तो पहला कुट पढ़ रहे हैं, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। दूसरा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। तीसरा है, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें 2 और 3 सत्य है, 1 गलत है। ठीक है, चलिए व्याख्या करते हैं। व्याख्या है, कथन 1 असत्य है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी में
पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि कथन 2 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप द्वीप मतलब छोटा सा समुद्र में जो भूभाग रहता है उसको द्वीप कहते हैं, और एक ऐसा महाद्वीप है जो एक द्वीप की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए द्वीपों का द्वीप कहते हैं या द्वीपीय द्वीप कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। चलिए व्याख्या करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश को द्वीपीय द्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? 2 कोड दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। पहला है दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, गलत है। दूसरा पढ़ रहे हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है, ये सही है, दूसरा सही है, ठीक है। कह रहे हैं अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, अतः कथन एक असत्य है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए यहाँ अस्थायी मानव निवास नहीं है, अतः कथन 2 सत्य है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थाएं यहाँ है। इसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। अगला क्वेश्चन है, आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग देखते हैं आकार के अनुसार कौन कौन सा है। तब पहला हो जाएगा क्या? प्रशांत महासागर, और दूसरा हो जाएगा अटलांटिक महासागर, तीसरा हो जाएगा हिंद महासागर, चौथा हो जाएगा दक्षिण महासागर, पांचवा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। व्याख्या है, विशाल जलाशय को महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग करते हैं महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन किस महासागर के से संबंधित हैं? ठीक है, चलिए कुछ पढ़ते हैं। करें, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैली है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। कह रहा है अगला है, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। मेरे हिसाब से तो ये प्रशांत महासागर ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये आंसर सही है, प्रशांत महासागर। उपयुक्त कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण है। कह रहा है, नीचे दिए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रय एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कारण, अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी एवं चौड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नहीं सी। कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंतुरित यानी कटी फटी है। यह अनियमित एवं तंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अगला क्वेश्चन कहता है, कथन कारण ही है।
कथन पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। कारण है यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से होता है। ये आंसर ए इसका हो जाएगा ए, यानी कहता है कथन कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन का व्याख्या सही करता है। ठीक है, मैं यानी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए व्याख्या पढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए युग्म को सम्मिलित करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसी मिलाते हैं। पहला क्या कह रहा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यह वृत्त का आकार का होता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर यह अंग्रेजी अक्षर के अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के समान होता है। हिंद महासागर यह त्रिभुजाकार होता है। आर्कटिक महासागर यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए आंसर इसका भी है। व्याख्या है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इससे चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो समताप मंडल के और आयन मंडल के बीच में पाया जाता है। कौन? मध्यमंडल। समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में मध्यमंडल पाया जाता है। वायुमंडल को उसके घटकों या तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, सप्ताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बरहीमंडल कहा जाता है। आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों में रेडियो सौंडे, रवि सौंडे, रडार उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किलोमीटर तक अध्ययन किया गया है, किंतु सागर तल से 8,000 किलोमीटर तक की ही वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस नीचे दिए कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया हुआ है। कह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवनधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। क्या पूछ रहा है? उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सत्य हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए और नाइट्रोजन जीवधारियों में वृद्धि के लिए होती है, मैंने सहायक होती है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य सभी गैसें हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी कारण आज अगले वीडियो में फिर बाकी पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलेगा वीडियो अच्छे बनाने के लिए। आप लोग कमेंट करें, कुछ भी गलती होती है तो उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।